एवरीवन, मैं सीएस रीवा मुंदला स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। जो आज हमारे साथ स्पीकर हैं दैट इज संचित अग्रवाल। तो संचित की मैं बात करूँ और इनकी क्वालिफिकेशंस की, तो ये एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हैं। उसके अलावा इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर रखी है। उसके अलावा अगर हम बात करें करंटली ये एलएलबी परस्यू कर रहे हैं और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स अब देने वाले हैं। Sanchit, we are so honored to have you to our platform first. थैंक यू रीवा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि रीवा ने बताया, ऐसी क्वालिफिकेशन सबके पास होती है। मेरे पास भी उनमें से एक हूँ मैं भी। तो ऐसी क्वालिफिकेशन लेना बहुत अच्छी बात होती है, और आप अगर ऐसी क्वालिफिकेशन लेते हैं तो नॉट इन बिजनेस प्रोस्पेक्टिव, नॉट इन प्रोफेशनल करियर, आपको एक गुड मैन ये क्वालिफिकेशन बनाती है अगर आप इसको अच्छी तरह से यूज करें तो। आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, सोशल कनेक्टिविटी में आपको एक अलग प्रेजेंस महसूस होती है इस चीज से कि आपके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ताकि आपको एक अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। सामने वाला भी अगर आपसे बात करना चाहेगा तो पहले सोचेगा कि हाँ, ये सामने वाला बंदा पढ़ा लिखा है। ये वो तो चीज है। मैटर करती है। वो तो है। और अगर गाइस मैं एक चीज और बताती हूँ, संचित की मैं बात करूँ, तो ये एक स्मॉल टाउन दैट इज कामा भरतपुर से बिलोंग करते हैं। तो लाइक इट्स नॉट, ये एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करिए कि अगर आप एक स्मॉल टाउन से हैं तो प्रोफेशनल कोर्सेज को आप परस्यू नहीं कर सकते। तो ये उसका एक बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल है कि आप कहीं पे भी बिलोंग करते हो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। संचित, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यही है कि सिंस आप एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हो और आपने एक ड्रीम देखा कि आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है, जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स में आता है, तो क्या मोटिवेट करा आपको कि आप सीएस की पढ़ाई करें? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे ऑलरेडी फैमिली मेंबर में एक मेरे चाचा हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो जब भी मैं उनको पहले देखता था तो मेरे को लगता था कि हाँ, सीए की अपनी वैल्यू होती है। और हमारे गांव में क्या होता है कि अभी भी लोग सीएस को जानते नहीं है। एक्चुअली हमारे गांव में अभी भी हम 2-3 लोग ही सीएस हैं, और मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे गांव से हैं। तो एक होता है ना कि एक अलग डिग्री लें ताकि अपने लोगों के बीच में भी पहचान बने कि हाँ भी सीएस भी कुछ होता है। एक मेरा दोस्त है, वो आज की तारीख में कॉस्ट अकाउंटेंट भी है, और मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। तो एक अलग आइडेंटिटी भी क्रिएट होती है कि हाँ, प्रोफेशनल कोर्सेज में कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट का कोर्स भी होता है, नॉट इन सीए। तो ये आपको चूज करना पड़ता है। आपके पास देखो, 12th के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज काफी होती हैं, और कॉमर्स सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि आप इसमें कभी भी ना एक चीज पे डिपेंड नहीं रह सकते। आप अगर साइंस फील्ड से तो आप बीटेक बीएससी करोगे, आईआईटी करोगे। कॉमर्स फील्ड में आप चाहे बीकॉम हो चाहे एमकॉम हो, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अच्छी इंडस्ट्री को अच्छी सर्विस दे सकते हो। और ये जरूरी नहीं है आप सर्विस दो, अपने बिजनेस सेक्टर में भी सर्विस अच्छी दे सकते हो, अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए। तो प्रोफेशनल डिग्री इसलिए यूज की जाती है कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से चला सकें, बढ़िया कर सकें, और अपने आने वाले जो लॉसेज हैं उनको किस तरह से मिटिगेट कर सकें। तो मेरा ये था कि मेरे पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सीएस से रिलेटेड थी नहीं, लेकिन मेरे जो चाचा हैं उन्होंने मेरे को सीएस की गाइडेंस दी कि ये अच्छा कोर्स है, और लॉ फील्ड में इसमें स्कोप बनता है, लीगल डिपार्टमेंट में कंपनी में आपकी पोस्ट होती है, और आप अपना खुद का ऑफिस भी सेटअप कर सकते हो। तो ऑलरेडी बीइंग ए फैमिली मेंबर में मेरे चाचा ऑलरेडी सीए हैं, तो मेरा भी ये था कि एक अलग प्रोफेशनल डिग्री होगी तो हमारे पास दोनों चीज़ों के बेनिफिट हमको मिल सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। और पहले सोर्स नहीं थे यहाँ पे वीडियो देखने के, इतने कोचिंग क्लासेस नहीं है। लेकिन फिर भी ये रहता था कि यार, गांव में चीजें मिल जाए तो कितनी आसानी से अपन घर पे रहकर ही मैनेज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो बाहर जाते हैं, धीरे धीरे लोगों के कल्चर से मिलेंगे, वैल्यू देखेंगे कि हाँ, प्रोफेशन की वैल्यू कितनी है। तो आपको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। आज की तारीख में अगर आप यूट्यूब भी देखते हो घर पर बैठ के, तब तक आप बाहर नहीं निकलोगे या प्रैक्टिकल नॉलेज से अवेयर नहीं होंगे जब तक आप चीजें नहीं सीख पाओगे। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन था। अगर मैं शायद आज गांव में ही रहता तो इतना मैं बोल पा रहा हूँ तो इतना भी नहीं बोल पाता। ये बेस्ट रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ। जितना मैं बोल पा रहा हूँ शायद इतना भी नहीं बोल पाता, क्योंकि आज मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ और मुझे देखता हूँ तो थोड़ा सा वो जो हेजिटेशन वाली बात होती है वो अंदर नहीं है। मैं इजीली बात कर लेता हूँ लोगों से।
ये काफी अच्छा रिप्लाई है कि लाइक हाँ ठीक है, बहुत फर्क पड़ता है जब आप एक प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, वे ऑफ स्पीकिंग, उसे नेटवर्क बनाना ये काफी इम्प्रूव होता है, राइट। और ये मेरे साथ ये अच्छी चीज है कि मेरे फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी बहुत लोगों से है। तो हम्म। मेरे को इसका सचमुच बहुत फायदा भी मिलता है। हमारी टीम लीडर के साथ हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे बेटर चीज क्या होगी। नहीं नहीं, ये सचिव जी मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, वो सचिव जी लाइक हम एमएसओपी बैच में सब साथ में ही थे। तो हमारा जब लाइक एमएसओपी में आपका लाइक प्रेजेंटेशन कंपटीशन होता है, तो मैं और संचित पार्टनर्स थे उसमें, लाइक पूरे ग्रुप प्रेजेंटेशन में। एंड इनको रोल मिला था एक सचिव जी, जो कि बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने निभाया था। कोई नहीं कह सकता कि इनको प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती, जो कि शुरू में बोलता था ये कि लाइक प्रेजेंटेशन में देने में दिक्कत आती है। बिल्कुल। आज भी मेरे को मेरे दोस्त सारे जो एमएसओबी वाले हैं, सचिव जी ही बुलाते हाँ वो हैं। तो है ही। ये टैग तो लाइफ बिल्कुल। टाइम रहेगा। तो ओके। ये चीज है, अचीवमेंट है, आपकी कनेक्टिविटी है। जी। नहीं, दैट्स नाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्सक्यूज देते हैं कि यार हमारे पास एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं है पढ़ने के लिए, इस वजह से हमारे गोल्स को अचीव नहीं कर पाए, फोकस नहीं दे पाए। तो क्या ये सही है एक्सक्यूजेस देना किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, चाहे वो कोर्स कोई सा भी हो, चाहे आप सीए दे रहे हो, सीएस दे रहे हो, सीएमए दे रहे हो, या कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो, एक्सक्यूजेस क्या रोल प्ले करते हैं लाइक। देखो, एक्सक्यूजेज अपने मन के ऊपर होता है। अगर आपने सोच लिया कि मैं ये काम बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी सोर्स के अपनी मेहनत से कर सकता हूँ, तो आपको अचीव करने में क्या इशू आ रहा है। आज अपन प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रैक्टिकल चीजें फेस करते हैं। जरूरी थोड़ी है सारी चीजें सबने फेस करी हो सकता है किस कोई चीज आपके लिए नहीं हो। अगर आप पहले ही सोच के बैठ जाओ कि नहीं, यहाँ मेरे से नहीं होगा, तो अगर वो केस में अगर अगर आपको अच्छा मैटर मिल रहा है, अच्छा ग्रोथ मिल रही है, तो आप उससे वंचित रह जाओगे। अगर आप उस चीज को गैप अप नहीं करोगे, पकड़ोगे नहीं उसको, और उसके बारे में एनालिसिस नहीं करोगे, कोशिश ही नहीं करोगे, तो अचीव कैसे करोगे। तो एक्सक्यूजेस तो हमेशा ही रहेंगे। आप ये सोचोगे इस वजह से नहीं कर पाया, उस वजह से नहीं कर पाया, ये सोचोगे तो हमेशा ही आपके पीछे कुछ ना कुछ कारण बना रहेगा, जो आपको पीछे से पकड़ा रहेगा कि आप आगे नहीं बढ़ पाओ। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरी मैडम थी एक सीएस एग्जीक्यूटिव में, कंपनी लॉ में। मैं एक्चुअली हिंदी मीडियम से हूँ, तो एग्जीक्यूटिव में मैंने हिंदी मीडियम में पेपर दिए थे, और फाइनल में मैंने इंग्लिश मीडियम में पेपर दिए थे। तो मेरे कंपनी लॉ में उस टाइम मॉक टेस्ट में कोई 10 में से 2 नंबर आए थे। तो मैं थोड़ा वैसा हो गया, यार गाँव से आया हूँ, अपने माँ बाप को क्या जवाब दूंगा, मॉक टेस्ट में ही 2 नंबर आए हैं, तो पास कैसे होऊंगा। तो मैडम बोली, बेटा ये एक्सक्यूजेज नहीं चलेगा तेरा। हिंदी से हूँ, फिर इंग्लिश से हूँ, कुछ से हो, तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ लोग 3 घंटे 4 घंटे उस चीज को पढ़ने में लगा रहे हैं, या 1 घंटे पढ़ने में लगा रहे हैं, तेरे को वहां अपना एक्स्ट्रा टाइम उसको चीज को गैप अप करने में, उसको पकड़ने में तेरे को लगाना पड़ेगा। जब तू आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज रह जाएगा यहीं। इस रेस की भागदौड़ में पीछे ही रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये चीज मेरे दोस्त भी समझाते हैं। एमएसओपी में भी देखो, रीवा हम प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो रीवा का ये था कि हाँ संचित हिंदी मीडियम से है, लेकिन कर लेगा। एक कॉन्फिडेंस होता है लोगों का आपके अंदर कि हाँ ये कर लेगा, और आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस चीज को कर सकें। एक्सक्यूजेस तो मेरे पास भी थे कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतना मटेरियल नहीं है, मैं पहले इंग्लिश में किताबें पढूं, देन उसको ट्रांसलेट करूं, देन मैटर लिखूं। लेकिन फाइनल में मैंने ये डिसीजन लिया, नहीं मैं इंग्लिश मीडियम से करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, तीनों ग्रुप दूंगा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं पास होऊंगा। और मैं इंग्लिश मीडियम से ही पेपर दे के आया, तीनों ग्रुप दे के आया। बाई शॉर्ट मेरे 441 मार्क्स आए थे, मैं 9 मार्क्स से रहा था, लेकिन मेरी उस टाइम कोशिश पूरी थी कि मैं निकल जाऊंगा। तो ये चीजें मैटर नहीं करती। उस टाइम मेरे को ये था कि कैसे भी करके किसी भी सिचुएशन में बस पास होना है, और ये प्रूव करना है कि हाँ इंग्लिश हिंदी डजंट मैटर। अगर आपके अंदर अगर काबिलियत है, तो आप उसको अचीव कर लोगे। ये तो है ही। ये स्टोरी तो हमको भी नहीं बताते कि लाइक इन्होंने अपना एग्जीक्यूटिव हिंदी में दिया है एंड फाइनल इंग्लिश में दिया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है संचित, बिकॉज लोग इसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि लाइक मैं नहीं कर सकता, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है। फर्स्ट अटेम्प्ट में डिफिकल्ट भी सिंस यू हैव ट्राइड एंड यू गॉट 441 मार्क्स, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश में स्विच होना, वो भी इस एज में आके, एक स्टेज में जहाँ पे चेंज एडॉप्ट करना इतना इजी नहीं होता।
तो कितना हार्ड वर्क लगा होगा ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग। मतलब कि अगर जहाँ पे एग्जाम में मतलब कोचिंग में टेस्ट होते थे तो मैं एक सिंगल टेस्ट भी नहीं छोड़ता था। बिकॉज ऑफ रीजन ये था कि मुझे इंग्लिश मीडियम में पेपर देना है। मैंने ये चीज अपने दोस्त को भी बोली थी, वो भी हिंदी मीडियम से था। मैंने कहा भाई तू चेंज कर ले, इंग्लिश मीडियम चूज कर ले। ये मैटर नहीं है तू हिंदी से करे इंग्लिश से करे, लेकिन मीडियम चूज कर ले, क्योंकि अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो प्रोफेशनल करियर करियर है, वो डिपेंड ही इंग्लिश पर है। आपको एटलीस्ट डॉक्यूमेंट पढ़ना समझना और लिखना तो आना चाहिए। हाँ, चाहे आप क्लाइंट से या किसी से भी हिंदी में बात कर सकते हो, बट आप हर जने से नहीं कर अगर सकते। आज मैं आपके आपके आप रीवा के माध्यम से आपसे भी बात कर रहा हूँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड यूज कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए कि आपके पास अगर क्लाइंट कोई डॉक्यूमेंट लाता है तो आप उसको अंडरस्टैंड तो कर सकें। ये तो है। इसके लिए तो आपको वर्डिंग तो सीखनी पड़ेगी ना। उल्टा आप इंग्लिश पढ़ोगे तो ज्यादा वर्ड सीखोगे। इंग्लिश हिंदी से इजी पड़ती है। मैंने ये चीज देख ली है। आज हम लोगों को बोलता है ना, पर्सनली मैं बताऊं, मेरे को कोई हिंदी पढ़ने हम्म। बोले मैं नहीं पढ़ सकती। मैं इसको समझने के लिए मुझे ओके। बहुत टाइम लगता है। तो मैं तो इसको बहुत एज पे मानती हूँ कि आप एक, हम सबसे बहुत प्लस पॉइंट भी है कि आपको दोनों लैंग्वेजेस बहुत फ्लुएंटली आती है। ये तो होता है। ये तो बहुत बाकी देखो, अच्छी चीज़ है। एक्सक्यूजेस तो हमेशा रहेंगे। जीवन में एक्सक्यूजेस की कमी नहीं है। आप चाहे कितने भी आगे बढ़ जाओ, कोई ना कोई प्रॉब्लम ना आपको पीछे खींचेगी, खचीटेगी, खिसकाएगी पीछे आपको, लेकिन आपको हमेशा डटकर आगे बढ़ना है। ये तो बहुत अच्छी चीज है। संचित, हम्म। लास्ट एंड फाइनल वर्ड मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे सीएस फ्रेटर्निटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लाइक जो जल्दी से सीएस बनने वाले हैं, हो सकता है वो क्लियर हो जाए, उनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए, कि जो अपना एग्जाम्स देने वाले हैं अभी जून अटेम्प्ट के अंदर। देखो, मेरे 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 द्वारा उनको ये मैसेज है कि सबसे पहले तो ये फेथ रखिए कि आप जो भी ग्रुप भर रहे हैं या फिर जिसका भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, उसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस अटेम्प्ट में पास हो जाऊंगा। दूसरा ये है कि चाहे आप एग्जाम फॉर्म भर के आए, चाहे आपने एग्जाम की तैयारी नहीं करी, लेकिन आपको एग्जाम जरूर देना चाहिए। रीजन मैं ये मानता हूँ कि एग्जाम ना देने से बेहतर होता है कि आप एग्जाम में फेल हो जाएं। क्योंकि उससे आपको एक लर्निंग मिलती है कि अगर मैं थोड़ा सा भी पढ़ के जाता तो शायद मैं लिख पाता। और ये हम मैंने नोटिस करा है अपनी लाइफ में कि हमारा मिथ होता है कि हम 1 महीने पढ़ेंगे, 2 महीने पढ़ेंगे, और आपको अगर 4 दिन बाद भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ना जरूरी है उसके लिए। आपने सब पढ़ रखा है, सब कुछ जानते हो आप, लेकिन बात होती है कॉन्फिडेंस की। एग्जाम के टाइम पे पेपर सबके लिए सेम होता है, लेकिन उसको पेपर को अटेम्प्ट वो कर पाता है जिसके अंदर पेशेंस होता है, कॉन्फिडेंस होता है, और अपने ऊपर फेथ होता है। वो पेपर को अटेम्प्ट कर पाता है। मेरा मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी सीएस फाइनल का पेपर और इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस का पेपर, मेरी इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस में एग्जामिशन आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने वो एग्जामिशन छोड़ दी थी। ठीक है, उसके बाद मेरा थर्ड ग्रुप जो था वो काफी टाइम बाद निकला। मेरा थर्ड ग्रुप जब भी मैं देता था ना, मैं सोचता था मैं इसमें पास कैसे होऊंगा, क्योंकि मेरे को वो वे ही नहीं मिल रहा मैं कैसे पास हूँ। मैं जब भी पेपर देता था मैं डरता था कि मैं इसमें कैसे पास होऊंगा। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में मैंने ट्राई किया और मैंने ये पाया कि ओपन बुक पढ़ने की बजाय आप उसको राइटिंग प्रैक्टिस करो उसकी। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, 3 घंटे सिटिंग देके पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आपके अंदर ये ग्रिप बन जाएगी कि आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। और वो दुनिया की नजर में ओपन बुक होगा, लेकिन मेरे लिए वो दोनों पेपर बहुत टफेस्ट एग्जाम थे मेरे लिए। मेरे सारे दोस्त फर्स्ट अटेम्प्ट में उस ग्रुप में पास हो गए और मैं सबसे लास्ट में पास हुआ। क्योंकि मैंने लास्ट में सिर्फ यही किया था कि मैं 3 घंटे बाकायदा पेपर लिखता था, बैठता था और उसको सबमिट करता था। क्योंकि मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी ये थी कि मैं उन 2 पेपरों में फेल हो जाता था। एग्जाम के टाइम पे ही फेल हो जाता था मैं, उनको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता था। तो मेरा माइनस पॉइंट यहाँ था। लेकिन जब मैंने पाया कि हाँ मैं फिर को फेल नहीं होना, मेरे को डरना नहीं है, तो मैं उसमें पास भी हुआ। आप सोचो, मेरी एग्जामिशन आई थी इंसॉल्वेंसी में, 64 मार्क्स से मैं पास हुआ, लेकिन उसके बाद छोड़ने के बाद भी मैं उसमें फेल हुआ। ये भी तो नोटिस करो आप। लेकिन फिर भी मैं लगा रहा कि हाँ हो जाएगा। लोगों ने बोला इलेक्टिव सब्जेक्ट है, चेंज कर दो नंबर आ जाएंगे आपके। मैंने चेंज नहीं करा क्योंकि मुझे उस सब्जेक्ट पे बिलीव था कि मैं इसमें नंबर ले आऊंगा। तो मेरा बस यही कहना है कि आप कभी भी पेपर लें तो उसको पहले सॉल्व करें।
टेस्ट एग्जाम से पहले एक दो बार मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें, ताकि आपको उस पेपर की उसकी अंदर की पकड़ आपको समझ में आ सके, कितना उसका वेटेज है, कितना उसमें केस स्टडी आती है, कितना उसको आप अच्छे से लिख पाते हैं, कितना पेज में आपका उसका आंसर जा रहा है, कितने कीवर्ड्स आप उसमें नोट कर पा रहे हैं। ये चीजें मैटर करती। मेरे सारे दोस्त दो दो तीन तीन पेज भर के आते थे, मैंने कभी भी एग्जाम में पौन पेज से ज्यादा आंसर नहीं लिखा, और यही मेरी शायद सबसे बड़ी कमी थी। ये मेरे से मैंने सारे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद भी वैसे ही थी। दो तीन मैं कई बार मैं देखती थी कि एग्जाम में बच्चे हाँ सप्लीमेंट्री ले रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं ले रही, हाँ, मेरे पेजेस भी बच रहे हैं। मेरा दोस्त है दीपक चौहान, मैं और उसने एग्जाम एक बार साथ में दिए थे। वो एग्जाम में बैठा बैठा सर शीट करता रहता था, और मैं सोचता था ये लिख के आ रहा है साला। क्योंकि कंटेंट उतना लिखो ना जितना सामने वाले को चाहिए, आप टू द बेफालतू पॉइंट में पन्ने आंसर। भरने से मतलब नहीं होगा, ये वो पॉइंट टू नहीं पॉइंट है आंसर दीजिए। कि पन्ने भरो और नंबर ज्यादा मिलेंगे, ये प्रोफेशनल एग्जाम्स है बिल्कुल। तो जहाँ जितना कभी भी स्ट्रेट आप मेरी फॉरवर्ड रहोगे बेटर है। जितना आप क्लियर आंसर लिखोगे, जितना शॉर्ट आंसर लिखोगे, उतना बेटर रहेगा। मैटर करता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन किस हिसाब से करते हो आप। और जैसा कि आपको पता है, मेरी तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आया था, तो मेरे को तो वर्ड्स लिखने में भी दिक्कत आती थी, लेकिन फिर भी वो चीज़ अचीव हो गई। तो मेरा बस यही है, आप कभी भी पेपर छोड़ो मत। अगर मान लो 100 मार्क्स का पेपर है, तो आप 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करके आइए। क्योंकि सपोज आप 20 मार्क्स का पेपर छोड़ते हैं, तो आप नंबर सिर्फ 80 में से एक्सपेक्ट करोगे, ना कि 100 में से। तो 20 तो आप छोड़ ही आए ना, 20 में से एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? 80 में से ही एक्सपेक्ट करोगे, और जब 80 में से एक्सपेक्ट करोगे तो कितना अचीव करोगे? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में सबसे मेन बात होती है कि आप कितना लिख सकते हैं, किस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है 100 में से आपको पूरा आता हो, मैक्सिमम केस में आपको 20 से 30% आता ही नहीं होगा। प्रोफेशनल एग्जाम में कोई बुक में से छाप के थोड़ी दे देंगे आपको, सर्टिफिकेशन थोड़ी चलेगी। आपको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करनी पड़ेगी। कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आपको मान लो बुक में भी हैं। जैसा कि मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी के पेपर में मैक्सिमम पेपर ना बुक में से ही आता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को नहीं मिलता था। तो मैं अपने ओन जजमेंट के बेसिस पे ही उसका आंसर दे के आता था। मैं उसको उस टाइम ऐसा समझ लेता कि मैं ही जज हूँ, तुम्हारे सामने ही सिचुएशन है, तुम इसका आंसर कैसे रखोगे। तो मैं उसका आंसर ऐसे स्टार्ट करता था, इन द गिवन केस प्रॉब्लम प्रॉब्लम इन द गिवन केस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू द प्रीसीडिंग डिसाइडिंग केस लॉ, और ऐसे ऐसे करके उसमें प्रोविजन लेके आता था, और अपने बेसिस पे उसका जजमेंट देके आता था। मैं जब गाइडलाइन आंसर चेक करता था, तो मुझे लगता था ये आंसर गलत है, और वो आंसर गलत भी होता था, लेकिन फिर भी उससे मुझे मेरे को 2 नंबर या 1 नंबर मिलता था, क्योंकि एटलीस्ट मैंने उसको अटेम्प्ट तो किया। और प्रोफेशनल एग्जाम में दो एक नंबर से लोग पास हो जाते हैं। पास हो जाते हैं। तो दो एक अगर नंबर मैं सोचूं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6 नंबर के क्वेश्चन को मैं छोड़ देता, तो मैं हाँ। कुछ भी नहीं ले पाता। लेकिन अगर मैं उसको अटेम्प्ट कराया है, चाहे अपने ओन जजमेंट के बेसिस पे करके आया हूँ, लेकिन मुझे इस पे बिलीफ है कि मेरे को 1 2 नंबर उसमें मिल जाएंगे। और कुछ ना से कुछ सही, एटलीस्ट कुछ तो किया। उतना से कितना सही। पेपर कभी मत छोड़ना, हाँ। ये मैंने चीज बहुत फेस करी है। पेपर कभी मत छोड़ना, सिंगल क्वेश्चन भी मत छोड़ना। टाइम मैनेजमेंट इस हिसाब से रखो कि आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो, चाहे आप 4 नंबर के क्वेश्चन में एक लाइन ही क्यों ना लिख के आए। कई बार वो एक लाइन आधा नंबर भी दे जाती है या एक भी दे जाती है, अगर टू द पॉइंट होगा तो। मेरी एक फ्रेंड है, उसने सिर्फ केस लॉ का नाम लिखा था और उसका जजमेंट की एक लाइन लिखी थी, उसको 5 में से 5 नंबर मिले हैं। मैंने खुद ने अपनी आंखों से उसकी कॉपी देखी है। ये मेरी आंखों देखी किताब है, मैंने उसकी कॉपी देखी है। मैं होश उड़ गए थे कि इसको नंबर कैसे मिल गए 2 लाइन पर। क्योंकि उसने पूरा 2 लाइन में क्रक्स लिख दिया, उसका केस का नाम लिख दिया और जजमेंट लिख दिया, बस सिंपल, कुछ नहीं लिखा उसने। तो आप सोचो कि एग्जामिनर पागल नहीं है, वो आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी को देखता है कि उसने क्या लिखा है, उसके बाद ही वो आपको नंबर देगा। तो मेरी तो अ, आपसे प्रार्थना यही है कि अच्छी तरह से एग्जाम दीजिए, 100% अपना रिजल्ट रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, पेपर आपको अच्छे से दे के आना है। और पेपर आने के बाद डिस्कशन मत कर देना बस, चाहे आपका कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, हाँ, रिलेटेबल। पेपर देने के डिस्कशन मत कर पांच देना। मिनट पहले एंटर हो, 2 मिनट पहले निकल जाओ, देखो ही मत किसी से।
ये तो डिस्कशन मत कर देना। डिस्कशन मैं मत। जब भी पेपर दे के आता था तो जिसका बुक का पेपर होता था उसी बुक में उसको बंद करके रख देता था बेस्ट है, कि बेस्ट। अगर फेल होऊंगा तो खोलूंगा इस बुक को, अदरवाइज नहीं खोलूंगा। नहीं, अच्छा है ये क्योंकि नेक्स्ट पेपर बिगड़ता है इससे, क्योंकि अपने पास टाइम नेक्स्ट बहुत पेपर कम बिगड़। होता है। 9 डेज में 9 पेपर हम्म। देना एक बहुत बहुत टिपिकल डिफिकल्ट टास्क है, टास्क है। लेकिन यही चीज आपको स्ट्रांग भी बनाती है। हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है, बिकॉज नेक्स्ट डे कैसे आपको कोप अप करना। हम्म। चाहे 8 पेपर बिल्कुल। खराब हो तब भी 9th वाला पेपर देकर आओ। बिल्कुल रीजन ये होता है कि चाहे आपको एक दिन की छुट्टी मिल जाए, आप जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन पढ़ ही नहीं पाओगे। तो इससे बेटर ये है कि नेक्स्ट डे पेपर हो जाए। वो ज्यादा हम बेटर भी है। इंस्टीट्यूट को गालियां निकालते थे खूब कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है, ये होता है वो होता है। हम्म। लेकिन आज हमको वो चीज समझ में आती है कि बढ़िया था कि एग्जाम में गैप नहीं था। हाँ, आज एक्चुअली मैंने ना एक वैसे ही एक इंटर्न है उससे एक क्वेश्चन पूछा, यार क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका जवाब एक ही था कि यार 9 डेज में 9 पेपर हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है। बोले आप लोग इस पे क्या कहना चाहते, तो मैंने उसको यही बोला कि लाइक नहीं, ये चीज बहुत अच्छी है, बल्कि तुम्हारे पेपर कंप्लीट हो रहे हैं, प्लस तुम्हें बहुत स्ट्रांग बनाएंगे, तुम्हें आगे समझ में आएगा। तुम्हारी एज में हम थे, हमको भी लगता था कि ऐसा एग्जैक्टली। क्यों हो रहा है। और आपको सबसे बड़ी बात होती है, आप पेपर से आए, आप नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन में लग जाते हो, सोचने का टाइम नहीं मिलता आपको। हाँ, और वो बहुत अच्छी चीज होती है, अगर आप सोचने बैठ गए ना तो आप उसके चक्कर में नेक्स्ट पेपर भी खराब कर दोगे। ये तो है ही। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि आपसे चाहे पेपर आए चाहे ना आए, पेपर आपको पूरा करके आना है कुछ भी सिचुएशन में। ये तो है, तो लाइक संचित की सबसे बेस्ट एडवाइस है ये कि पेपर चाहे आपको आए या नहीं आए, आपको पूरा करके आना है तो आना ही है, क्योंकि आपकी हो सकता है वो एक लाइन आपको नंबर दिला सकती है, और हाफ या वन, और हाफ या बिल्कुल। 1 मार्क्स भी आपको सीएस पास करा सकते हैं, बिकॉज थर्टी आपने नाइन मार्क्स आपने पूरी साल या 6 महीने उस चीज को पढ़ा है, ऐसा तो नहीं है आपको उस चीज के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हम्म। उल्टा आप आंसर लिखने में 2 लाइन लिख, आंसर का पूरा पेज लिखने में आप टाइम लगाओ, उससे बेटर है कि 5 मिनट उसको क्वेश्चन को पढ़ने में लगा लो, क्या पता एक लाइन में उसका आंसर मिल जाए। ये तो है। तो बेटर ये है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है राइटिंग प्रैक्टिस, हम्म। जो कि सीएस प्रोफेशनल एग्जाम में बहुत जरूरी है। मैं नहीं मानता बिना राइटिंग प्रैक्टिस के कोई पास हो सकता है, ये तो है। क्योंकि ये चीज मैंने फेस करी है। बिना राइटिंग प्रैक्टिस के आप पेपर तक अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे जब तक कि आपने 2-3 पेपर पहले सॉल्व नहीं कर लिए। इसलिए पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दो, किसी भी लेवल का बिल्कुल। एग्जाम हो, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो या कोई प्रोफेशनल एग्जाम हो, जब तक आप पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व नहीं करोगे, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको पढ़ना क्या है। बिल्कुल। वो तो है। और सबसे बड़ी बात होती है, लोगों की मत सुनो, हमारी भी मत सुनो, अपनी सुनो। बेटर है, ये बिकॉज लेकिन आप आपको बेस्ट जानते हो। हाँ, आप अपने आप को बेस्ट जानते हो। हाँ। आप किसी से मत पूछो भैया मैं 2 ग्रुप दूं या भैया मैं एक ग्रुप हाँ, दूं। आपका मन है, आप जितना दे सकते हो, जितना आपके अंदर कैपेबिलिटी है उतना आप करिए। आपका एक ग्रुप देने का मन है, एक ग्रुप दो, दो देना, दो दो, तीन देना, तीनों दो। कोई ये भी नहीं बोल। लेकिन अटेम्प्ट स्किप मत करो बस। हाँ, अटेम्प्ट स्किप मत करना। हो सकता मेरा है। एक जूनियर है हम्म। मेरा एक जूनियर है हिमांशु पटवारी। उसका 3rd ग्रुप पास हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। देन सेकंड अटेम्प्ट में वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया कि भैया मैं एग्जाम नहीं दे रहा। मैंने उससे बोला तू एग्जाम दे ले, जितना तेरे पॉसिबल हो उतना तू एग्जाम दे के आ, जितना तेरा बल पड़े उतना तू करके आ। आज वो 2nd ग्रुप का पास करके बैठा हुआ है और आज ये बोलता है संचित भैया थैंक यू, आपने उस टाइम मोटिवेट किया था। लेकिन मैं उससे यही बोलता है कि बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने तेरे से ये बोला कि तू एग्जाम दे के आ। हम्म। मोटिवेशन आपके अंदर होता है, किसी के अंदर नहीं होता। हम भी आपको सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, वहां जाके आप हम्म। खुद ही हो जो एग्जाम क्लियर करोगे। कोई टीचर, कोई जना हेल्प नहीं कर सकता। वो आपको गाइड करेंगे, अच्छी चीज सिखाएंगे, टिप्स बताएंगे, लेकिन गारंटी नहीं बिल्कुल। दे सकते कि उनसे आप पास होगे। आप अपने आप को पास आप खुद ही करा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा आप ये सोच के चलो कि आपके सामने प्रैक्टिकल सिचुएशन ही आएगी, थ्योरेटिकल सिचुएशन कभी नहीं आएगी। हम्म। हमेशा आपके सामने प्रैक्टिकल सिचुएशन ही आएगी, आपको वो फेस करनी है किसी भी सिचुएशन में। वो तो है। और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से अचीव करते हो, किस तरह से फेस करते हो। यही एक अच्छे प्रोफेशनल की क्वालिटी होती है।
ये नहीं तो तो प्रोफेशनल तो बहुत है मार्केट में। हाँ, प्रोफेशनल तो बहुत है। प्रोफेशनल तो बहुत है मार्केट में, लेकिन अच्छे प्रोफेशनल की यही क्वालिटी होती है कि क्लाइंट आया और क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन किस तरह से मिला, वो तो है ही। ये चीज होती सो थैंक यू सो मच संचित, आपके टाइम है। के थैंक यू लिए। रिया। बहुत अच्छा था, थैंक यू। बहुत काफी इंटरेक्टिव सेशन था, कुछ चीजें मैंने भी सीखी। एंड आई होप आपकी वजह से काफी स्टूडेंट्स जो हैं, तो कोई से भी प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं, वो आपकी एडवाइस को फॉलो करेंगे एंड इसको रिमेम्बर रखेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, ऑल दी बेस्ट आप सबको जून 2023 के एग्जाम के लिए।